पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 क्लास वाला पढ़े थे संख्या पद्धति में। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2। 1.2 जानने से पहले एक छोटा सा चर्चा कि नंबर सिस्टम के संबंधित कोई भी अगर आप गणित बनाना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम के लिए जो वीडियो बना चुके हैं हम, वहां पर एकदम अंक से लेकर के सारी संख्याओं को पूरा हम विस्तृत करके बताए हुए हैं। वो देख लेंगे तो आपको और आगे देखने में क्या होगी, आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए इसके अंतर्गत 3 को प्रश्न किए गए। सबसे पहला प्रश्न जो है वो ध्यान से समझिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। पुनः वही बात आ गई जो हम कल डिस्कस किए थे, पर आपके लिए चलिए 10 सेकंड का समय ले लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बोले थे प्राकृत संख्या, फिर इसके नीचे बोले थे पूर्ण संख्या, फिर इसके नीचे बोले थे पूर्णांक, पूर्णांक के नीचे हम लोग बोले थे परिमेय संख्या, परिमेय और परिमेय संख्या के बराबर में हम लोग डिस्कस किए थे अपरिमेय संख्या, और ये जब दोनों मिलते हैं तो बनता है वास्तविक संख्या। और एक संक्षेप में हम आपको एक बात बताए थे, एक बार और बता देते हैं कि सारे ऊपर वाले संख्याओं का गुण नीचे वाले में निहित होता है, क्योंकि वो कुछ बढ़ के आता है। यानी कि प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय संख्या है, परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या है। तो ऊपर वाला संख्या नीचे वाले में निहित होता है, लेकिन नीचे वाला संख्या ऊपर वाले में निहित नहीं होता है। तो चलिए इसी आधार पर हम लोग इसका जवाब दें। प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी कि ये वास्तविक संख्या होता है, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला में होता है। बिल्कुल जी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो हम इसका जवाब में क्या लिखेंगे? हम इसके जवाब में लिखेंगे सत्य, और असत्य में जवाब देना है तो हम लोग लिखेंगे सत्य। सत्य क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही एक भाग है। तो जितनी सारी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सबके सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। रूट एम के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। जहां m एक कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। ऐसे नॉर्मली प्राकृत संख्या को हम लोग m से सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर, लेकिन यहां पर मान लिया गया है और बोल भी दिया। चलिए इसको हल करने से पहले इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए ये रहा हम लोगों का संख्या रेखा, और इस पर हम लोग प्राकृत संख्या मान के चलते हैं। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता और ना ही ऋणात्मक संख्या आती है, ना ही भिन्न आती है। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या होती है।
तो कह रहा है कि क्या संख्या रेखा पर जितनी प्रकृत संख्याएं हैं क्या वो अंडर रूट में होती हैं? तब आप कहेंगे कि देखिए रूट अंडर हम एक लिखें या एक लिखें, बात तो एक ही है, लेकिन रूट अंडर 2 का मतलब 2 तो नहीं होता, रूट अंडर 3 का मतलब 3 तो नहीं होता, रूट अंडर 4 का मतलब 4 तो नहीं होता, रूट अंडर 4 का मतलब 2 हो जाएगा। तो सारी संख्याएं क्या रूट में होंगी? ये कभी संभव नहीं है। हाँ, कुछ संख्याएं हो सकती है जिसके वर्गमूल हम लोग निकालते हैं 1, 4, 9, 16, ये संख्याएं अंडर रूट में होकर के बाहर आ सकती हैं, बाकी सभी संख्याएं रूट से बाहर नहीं आ पाती हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सत्य की असत्य? तो हम लोग लिखेंगे असत्य। क्योंकि असत्य, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट 1 के रूप का नहीं होता है, जहां m एक कौन सी संख्या है? जहां m एक प्रकृत संख्या। जैसे मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं। जैसे संख्या रेखा हमारा मान के चले थे 1, 2, 3, 4, क्या ये सारी संख्या रूट में आती हैं? क्या इस संख्या रेखा पर जितनी प्राकृत संख्या है वो रूट m के ही रूप की है? रूट 2 नहीं है, रूट 3 नहीं है, रूट 5 नहीं है, डॉट 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 इत्यादि। ये सारी संख्याएं हमेशा रूट में नहीं रह सकती हैं। संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं होती है वो सब रूट में नहीं रहेंगी। रूट 1 है वो बाहर निकल जाएगा, रूट 4 है वो बाहर निकल जाएगा, रूट 9 है वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो रूट में जितनी सारी चीजें हैं वो सब रूट में नहीं रह सकती। रूट 1 बाहर निकल जाएगा, रूट 4 बाहर निकल जाएगा, रूट 9 बाहर निकल जाएगा। तो क्या हर चीज रूट m में लिखना संभव है संख्या रेखा पर? नहीं। अब चलिए, अब एक इसी में एक क्वेश्चन आता है, 3 बहुत ही रोचक प्रश्न है, उसी पर आधारित है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए उधर लाइन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या यहां पे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। फिर वही बात हम बोलेंगे, ऊपर वाले संख्याओं का गुण नीचे वाले में निहित होता है, लेकिन नीचे वाले का सारा गुण ऊपर वाले में उपस्थित नहीं होता है। तो क्या प्रश्न किया कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं? तो हम लोग लिखेंगे असत्य। असत्य क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी उपस्थित होता है। क्योंकि इसमें कौन सी संख्या उपस्थित होता है? क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी उपस्थित होता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे। अब इससे आगे लेके चलेंगे। अब इसके आगे है प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले जो संख्याएं नंबर सिस्टम के लिए सारे चीजें आपको उपलब्ध कराई गई हैं, वो अगर आपको कंप्लीट है तो आपको प्रश्न का जवाब देने में कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, जैसे में प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के
वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का, ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। ये बहुत सिंपल है, अगर समझ गए तो सिंपल है, नहीं तो ये भी कठिन है। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय है? तो अपरिमेय बाद में जानेंगे, पहले धनात्मक पूर्णांक समझिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया जो प्लस में आती है, समझ गए? तो ये सबके सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ये सबके सब है धनात्मक पूर्णांक। इसके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। √1 का तो नहीं होता, हद्दू रूप से नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो जाएगा। 3 अपरिमेय हो जाएगा, √4 तो बाहर निकल जाता है। 5 नहीं निकलेगा, 6 नहीं निकलेगा, 7 नहीं निकलेगा, 8 नहीं निकलेगा, लेकिन 9 तो निकल जाता है। तो मैं यह मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो वो पूरा पूरी बाहर नहीं आएंगे, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हुआ कि सभी संख्या वैसी ही होती है। अरे √1 जैसी है ना, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। आप वर्गमूल तो जानते ही होंगे, तो वो सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, ये बोल भी रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि √1, √4, √9 और √16 ... इत्यादि ऐसी धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है, बात खत्म, कंप्लीट हो गई। समझ में आई ये सारी बातें? प्रश्न ज्यादा जरूरी होता है जवाब देने से, क्योंकि प्रश्न अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपका जवाब भी सही नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम इसको लेके चलते हैं आगे। एक बहुत ही रोचक सा प्रश्न है जो कि ये प्रश्न बहुत लोगों को दिक्कत में डालते रहता है, पर ये इतना ज्यादा है नहीं कि इसको उतना ज्यादा सीरियस लिया जाए। हाँ, ये बात ये भी है कि अगर समझ में ना आए तो जोड़ घटाव भी कठिन है, और समझ में आ जाए तो आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी सारा का सारा चीज आसान है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 3 और 4 को हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन 3 और 4 एक ही में है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, जरा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं, एकदम आराम से समझेंगे। संख्या रेखा पर 1 अगर होता तो हम लोग यहां पर 0 और इंच से नाप करके 1 लिख देते, 2 लिख देते, 3 लिख देते, ऐसी संख्याएं हम लिख देते, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो या वो दशमलव में ही क्यों ना हो। लेकिन अब आ गया रूट में, तो रूट में आ गया तो इसके लिए थोड़ा सा एक नियम है, जटिल नहीं है लेकिन नहीं समझने पर जटिल तो लगता ही है। ठीक है, हम इसको प्रयास करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आप इंच लेंगे, इंच लेने के बाद आप 0 से स्टार्ट करेंगे, और 0 से स्टार्ट करने के बाद आप यहां से करीबन √5 तक दिखानी है ना,
तो √5 तक दिखानी है तो आप क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द में √4 यानी कि 2 और आगे चल जाएंगे √9 यानी कि 3। अब 3 इकाई तक खींच लीजिए। तो यहां से यहां तक आप खींचेंगे तो आपको आएगा 1, यहां से यहां तक इंच में 1, शायद उतना बड़ा ना आए लेकिन हम आपको दिखाने के लिए खींच रहे हैं। यहां से यहां तक आ जाएगा आपका 2 और यहां से यहां तक आ जाएगा यहां पर 3। मैं यहां पे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर में मैं नहीं बोलूंगा, इकाई जो आपको माननी है मान ली। हम क्या करेंगे कि यहां पर मान लेंगे कि यहां से यहां की जो दूरी है वो 1 इकाई है। इकाई मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, आपको जो समझना है समझ लीजिए। 1 इकाई मैंने माना, हाँ 1 इकाई तक मैंने माना, 2-3 मैंने क्यों माना वो आपको अभी आगे आगे समझ में आ जाएगा। तो 1 इकाई मानना ये मेरा पहला काम, ठीक। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे कि बिल्कुल इतनी ही दूरी का यानी कि 1 इकाई का हम इस पे लंब डालेंगे, हम इस पे लंब डालेंगे, यानी कि जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी होगी। मैं मान लेता हूं इस बिंदु का नाम है ए और मैं मान लेता हूं कि इस बिंदु का नाम है बी और यहां पर मैं इस बिंदु को मान लेता हूं मैं सी। तो ए से बी की दूरी 1 इकाई और बी से सी की दूरी 1 इकाई मैंने माना, ठीक। तो यहां पर बन रहा है 90 डिग्री। हाँ टाइम लगेगा, एक पैटर्न समझ लीजिए, बाकी सब आसान है। तो 1 इकाई इधर और 1 इकाई इधर। फिर आगे क्या करेंगे कि यहां से ए से सी को हम मिला देंगे। जब ए से सी को हम मिला देंगे तो हम लोगों को एक यहां पर सी बी या ए बी सी एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। इसके आगे चलने से पहले मैंने जो जो किया या हमने जो जो किया वो सब हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसके हल में लिखेंगे एक तरीके से साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा आप कहेंगे माना कि ए बी की दूरी 1 इकाई है जिसके बिंदु बी पर BC 1 इकाई का लंब डाला तथा बिंदु ए से सी को मिलाया। बिंदु ए से क्या किया, बिंदु ए से सी को मिलाया। तो हम लोगों की रचना क्या हो रही है, जो मैंने किया वही मैंने लिखा। अब हमारे पास यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हमको प्राप्त हो रहा है। तो त्रिभुज ABC में, और जरा सा ध्यान देना, ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सी त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। हाँ अब एक चीज, एक फार्मूला आता है समकोण त्रिभुज में, और उस समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बोलते हैं। शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो नहीं जानते तो अब जान लीजिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हो गया हमारा कर्ण, तो स्क्वायर जब इस पर जाता है तो वो अंडर रूट हो जाता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, कर्ण लंब आधार लिख भी दिए, समझ भी गए, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि फिर ये कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। चलिए इस फिगर को हम लोग यहां पे लिखते हैं तनिक बड़े पैमाने पे। ये हमारा ए है और ये बी है और ये हमारा सी है, और यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल वही फिगर है, ठीक है। इसकी भी दूरी 1 इकाई है और इसकी भी दूरी 1 इकाई है। वही ट्रायंगल हम यहां पर त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, ये जो सबसे बड़ी वाली है ना, बड़ी छोटी तो मेजरमेंट हुआ ही तो नहीं पता चलेगा, समझ लेना। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो भुजा है इसका नाम हम लोग देते हैं कर्ण। ये क्या होता है, कर्ण। लेकिन अभी आपके लिए बता देते हैं कि अगर आप इसको लंब मानते हैं तो फिर आप इसको क्या बोलोगे,
आधार। और इसको अगर आप लंब मानते हैं तो इसको क्या बोलोगे? आधार। अब आप ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि सर कंफ्यूज है कि इसको लंब भी मान रहे हैं, आधार भी मान रहे हैं, और इसको भी लंब मान रहे हैं, आधार मान रहे हैं। ये चीज जब आप 10वां क्लास में जाकर के त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कर्ण नहीं बदलता है, कोण के माध्यम से लंब आधार बदल जाते हैं। तो उतना विस्तृत नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो चलिए बड़े वाले को क्या नाम देंगे? कर्ण। और आपकी मर्जी, जो ये दो को बचा उसमें से किसी एक को आप लंब कह देना और एक को आप आधार कह देना। अब आप खुद को उलझाइएगा मत। तो चलिए बड़े वाले को क्या कहेंगे? कर्ण। तो बड़े वाले को हम कहेंगे कर्ण। तो कर्ण क्या है हमारा यहां पे? AC। कर्ण क्या है? यही तिरछा वाला ना, AC। रूट में लंब क्या है हमारा? यह भी एक इकाई है, यह भी एक इकाई। आप जिसको मानो, तो चलिए हम इसको लंब मान के चलते हैं। तो ये हो गई एक इकाई, तो फार्मूला के मुताबिक एक स्क्वायर। आधार हमारा ये हुआ एक इकाई, तो एक का स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग AC निकालते हैं। तो एक का स्क्वायर एक, और इधर एक का स्क्वायर एक, तो एक एक रूट दो, तो रूट दो इकाई। तो AC का वैल्यू कितना आया? रूट दो। यानी कि इस AC का वैल्यू कितना आया? इस AC का मान आया रूट दो। क्लियर हो? मतलब इस AC का मान आया रूट दो। अब आप क्या करेंगे कि आप यहां पर प्रकार निकालेंगे, और चौक वाला होता है ना, एक सीधा यहां पर रखेंगे और एक सीधा यहां पर रखेंगे। ऐसे 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 रखने के बाद इसको आप इधर संख्या रेखा पर मिला देंगे। तो इधर आप संख्या रेखा पर मिला देंगे, ऐसे करने के बाद ऐसे, और इधर ये जा करके जिस पॉइंट को टच करेगा, जिस पॉइंट को टच करेगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रूट दो। नहीं समझे? देखिए एक एक इकाई का मान के हमने समकोण त्रिभुज बनाया और फार्मूला के माध्यम से हमने कर्ण निकाला। कर्ण निकालना हमने, तो AC का वैल्यूएशन कितना आया? तिरछा वाले का आया रूट दो। तो संख्या रेखा तो इधर तो हमारा है नहीं ना, संख्या रेखा तो हमारा इधर है, तो संख्या रेखा पर न दिखाएंगे। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, एक सिरा यहां पर नोक और एक नोक इधर, और इसको ऐसे मिला देंगे। जहां पे टच करेगा वो क्या हो गया? रूट दो। अगर आप रूट दो नहीं समझे तो पुनः समझिए, नहीं तो फिर रूट 3 समझने का कोई मतलब। अब हम आपको समझाते हैं कौन सा चीज? रूट 3। अब इसी में आगे चलेंगे। अब इसी में आगे चलेंगे तो क्या करेंगे कि अब यहां पर इस पर एक प्रश्न को हम मिटा दे रहे हैं। अब यहां पर क्या करेंगे कि वही काम जो हमने पहले किया वो अब क्या करेंगे कि यहां पर AB नीचे था, अब इस AC को मान लिया जाए, ये फिगर भुला जाइए। अब इसके ऊपर हम एक इकाई का लंब लेंगे। क्या करेंगे? एक इकाई का पुनः लंब लेंगे, और यह C है तो हम यहां पर क्या मान लेंगे? D। तब हम कहेंगे यहां पर कि AC भुजा पर CD एक इकाई का लंब डाला। अब आप क्या किए कि जैसे कि AB पर आपने BC लंब डाला था, वैसे अब AC पर आपने क्या किया? CD लंब डाला। और जैसे यहां पर लंब डालने के बाद ये मिलाए थे, अब यहां पर लंब डालने के बाद ये मिलाएंगे, और फिर लिखेंगे तथा शीर्ष A से D को मिलाया। शीर्ष A से अपने D को मिलाया, तो जैसे यहां पर 90 डिग्री बन रहा था, अब कहां पर 90 डिग्री बन रहा है? यहां पे। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं तो इस त्रिभुज को भूल जाइए। अब कौन सा याद रखिए? ये वाला जो यहां पर ऐसे करके बना हुआ है, और यहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये और ये हो गया ACD, यही है ना? ACD। तो ये तो हमारा क्या है? ये हमारा जो तिरछा वाला है ये रूट 2 है, ये वाला रूट 2 है, और ये CD जो है वो हमारा एक इकाई का है। तो अब यहां पर हम लोगों का अब कर्ण क्या हुआ? AD। तो अब हम लोगों का कर्ण हो गया AD। तो कर्ण क्या हो गया? AD। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या है कि AD बराबर, कर्ण फॉर्मूला तो ही रहेगा, AD बराबर लंब। तो इसके लिए लंब क्या है? एक इकाई, यानी कि CD।
सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। अब फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि अब आधार कौन होगा, तो इसके लिए जो कॉलम था पहले वाले के लिए, अब इस ट्रायंगल में क्या हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि AC का स्क्वायर। तो CD का मान कितना है, CD का मान है हमारा 1 इकाई का स्क्वायर और AC का मान है √2 का स्क्वायर। तो 1 का मान इधर 1 और √2 का तो होगा √4 का, बाहर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3। तो इसका वैल्यूएशन AD का मान कितना आया, तो AD का मान आया √3। AD का मान कितना आया, AD का मान आया √3। फिर वही एक सिरा प्रकाल का यहां पे रखेंगे और एक यहां पे, और इधर मिलाएंगे तो इधर मिलाएंगे, और ये पॉइंट जहां पर आकर के टच करेगा, जहां पर आकर के टच करेगा वो है √3। वो क्या है, वो है √3। अब पुनः हम चलते हैं और वही प्रक्रिया अब बार बार चलती रहेगी। अब देखिए कैसे चलती रहेगी। अब क्या करेंगे कि जब हमारे पास AB था तो B पर हमने लंब डाला, फिर AC था तो हमने C पर लंब डाला, तो जाहिर सी बात है, सही बात है, अब हम लोग AD है तब हम लोग D पर लंब डालेंगे, AD है तब हम लोग क्या करेंगे, D पर लंब डालेंगे। इस पॉइंट को मान लेते हैं A। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि AD भुजा पर DE लेंथ एक ही इकाई होगा, एक इकाई का लंब डाला तो लंब डाल दिया तो ये 90 डिग्री हो गया, तथा शीर्ष A से E को मिलाया। तो अब क्या किया आपने, A से आपने E को मिला दिया, तब ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, तब ये तिरछा वाला हो गया। हाँ, त्रिभुज थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ी बन रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा बारीकी से। अब यही त्रिभुज हम लोगों का क्या हो गया, ऐसे बन रहा है, फिर ये वाला ऐसे जा रहा है और फिर ये वाला ऐसे आ रहा है, 90 डिग्री तो यहां बन रहा है। तो ये है हमारा A, ये है हमारा D और ये है हमारा E। तो इसका वाला जो लेंथ है AB, ये तो √3 है। इधर वाला हमने क्या माना, 1 इकाई, यहां से यहां तक मैंने क्या माना, 1 इकाई, और तिरछी तो AE है ना, तो ये ना हम लोगों का कर्ण है। तो चलिए वही फार्मूला पुनः लिखेंगे, AE निकालेंगे, कर्ण है ना AE, √अंडर में यही कर्ण। अब लंब क्या है इसके लिए, तो जो आपने लंब डाला तो ED का स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा, आधार। तो जो पहले कर्ण होता है ना वो अगले त्रिभुज में आकर के आधार हो जाता है, तो हो गया AD का स्क्वायर। चलिए, तो ED का मान कितना है, अभी हमने माना 1 इकाई, और AD का वैल्यू कितना है, तो AD का वैल्यू है √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 का स्क्वायर हुआ हमारा 1, और √3 यानी कि आ गया रूट में 9, तो 9 के लिए बाहरी क्या आ जाएगा 3, तो ये हो गया √4, और √4 का मतलब होता है 2 इकाई। तो इसका वैल्यूएशन कितना आया, इसका वैल्यूएशन आया √4 यानी कि 2, √4 यानी कि 2। अब जरा सा एक बात ध्यान में रखिए, अब यहां से एक सिरा यहां पर रखेंगे और एक सिरा यहां पर लगे हाथ, तो ये भी ध्यान दीजिए, 2 तो ऑलरेडी हमारा यहां पे है ही, एक के बाद अब एक सिरा यहां पर, एक सिरा यहां पर, ऐसे करते 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 वो पॉइंट कहां पे चला आएगा, 2 पे, और 2 का मतलब होता है √4। थोड़ा सा जगह की कमी है, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये वाला हम मिटा दे रहे हैं, ये वाला मिटा दे रहे हैं कि फिगर समझने में दिक्कत ना आए। चलिए, फिगर समझने में दिक्कत ना आए। अब चलिए, अब क्या है, हम लोगों को √4 तक तो हो गया, हमको कहां जाना है, √5 तक जाना हो या √50 तक जाना हो, प्रक्रिया सेम होगी। अब क्या करेंगे बिना टाइम ना लेते हुए, अब ये जो हमारा AD है, अब AD पे हम लोग 1 इकाई का क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तो क्या हो जाएगा E1। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि AE भुजा पर EF 1 इकाई का लंब डाला, और फिर उसके बाद इससे इसको क्या कर दिया हमने, मिला दिया, तो फिर ये लंब डाला तो समकोण हो जाएगा।
ई एफ एक इकाई का लंब डाला तथा बिंदु ए से एफ को मिलाया। बिंदु ए से एफ को क्या किया गया? मिलाया गया। तो जब मिलाया गया तो अब खीवा देखिए थोड़ा सा आपको बराबर तीन सा त्रिभुज बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहां पर ये वाला समकोण बन रहा है। ये वाला क्या बन रहा है? समकोण। तो ये है हमारा ए, ये है हमारा ई और ये है हमारा एफ, ये है हमारा एफ समझने के लिए। और इसका वैल्यूएशन है √4 यानी कि 2, इसका 1 इकाई, और ये है हमारा जो है वो है कर्ण। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो मिटा दिए, इसलिए लिख दे रहे हैं। कर्ण का होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए इसमें लंब क्या है वो तो खींच ही रहे हैं, 1 इकाई तो हमें समान ही रहे हैं। फिर उसके बाद आधार का नाम पहले लिख लेते हैं, तो ई एफ का स्क्वायर। अब फिर आधार क्या है हम लोगों का? ये जो पहले त्रिभुज में कर्ण होता है, तो इसका हो गया √4 लिखे या 2 लिखे तो 2 का स्क्वायर, दोनों नाम लिखना है। तो ए ई का स्क्वायर, तो अब मान रख देते हैं, तो इसका हो गया 1 का स्क्वायर और इसका हो गया 2 का √4 में 2, तो ये हो गया 1 का 1 और √2 का स्क्वायर 4, यानी कि हो गया हमारा √5। तो हमारा जो ये ए एफ है वो कितना आ गया √, तो इसका वैल्यूएशन आ गया √5। फिर वही सेम प्रक्रिया कि हम एक सिरा यहां पर रखेंगे ऐसे करके और एक सिरा यहां पर, और फिर इसको संख्या रेखा पर ऐसे करके घुमा देंगे और जहां पर यह पॉइंट टच करेगा वहां पर आ जाएगा √5। चलिए हो सकता है कि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, तो हम आपको फिर एक बार समझा देंगे। चलिए इसमें क्या है कि वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। अब √6 निकालना होता तो एक और मानते, फिर निकालते, 7 मानना होता निकालते, और यही आकृति सर्पिलाकार ऐसे बढ़ती चली जाती, लेकिन रेखा इसी पर आती। देखिए 1 है, 2 के बीच में √3, अब देखिए 2 है और 3 है, तो 2 का मतलब हो गया √4 और 9 का मतलब हो गया 3 का मतलब हो गया √9, यानी कि √4 और √9 के बीच में कौन कौन सी चीजें आएंगी? √5, √6, √7 और √8, यानी कि √8 तक यहां पर आएंगे। और √9 जैसे ही आएगा वो किस चीज पर आ जाएगा? 3 पे। अब 3 से जैसे ही चले जाएंगे आगे तो 16, यानी कि यहां पर आ जाएगा 4, तो इसके बीच में कितना रूट होगा? इसके बीच में कितना रूट होगा? इसके बीच में होगा √10, √11, √12, √13, √14, √15, और जैसे ही √16 आएगा तो 4 पे आ जाएंगे। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, इसको आप आसानी से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के लिए। धन्यवाद।